नमस्कार, मैं हूँ एस के गुंजन और आप देख रहे हैं गाँव न्यूज। आज हमारे बीच हैं छपरा से भाजपा विधायक डॉक्टर CN गुप्ता। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो स्थानीय स्तर के से जुड़े हो सकते हैं और राज्य स्तरीय भी हो सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, गाँव के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाँव का जो आपका मंच है, आपके आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और हमसे जो भी संभव होगा आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने राजनीति शुरू करने के पहले स्वास्थ्य विभाग में अपनी लंबी सेवा दी। अपनी सेवा पूरा करने के बाद अवकाश ग्रहण करने राजनीति शुरू की। जिस उम्र में लोग राजनीति से हटते हैं और घर पर बैठकर आराम करते हैं, उस उम्र में आपने राजनीति की पारी की शुरुआत की। तो ऐसे में आपको क्या कई समस्याओं का सामना करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो वो समस्याएं कौन सी थी? हमें किसी समस्या का पाला नहीं पड़ा। मैं शुरू से ही RSS का स्वयंसेवक हूँ। हमारा झुकाव RSS था, RSS के हम पदाधिकारी रहे हैं और जहाँ तक सवाल है राजनीति में जोड़ने का, राजनीति में जुड़ा और लोगों को अच्छा लगा। पार्टी ने मुझे इस काम के लिए उचित समझा, लड़ाई लड़ने को कहा। हम लड़े, जीते, लोगों के बीच में आए, लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक उम्र का सवाल है, काम करने के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती है। अच्छा हम काम करते हैं, सब लोगों की सहयोग मिलता है। कोशिश करते हैं कि हम अच्छे काम करें, लोगों की भलाई करें, यही मेरी धारणा है। डॉक्टर साहब का कहना है कि काम करने के लिए, सेवा करने के लिए किसी उम्र का तकाजा नहीं दिया जा सकता। हम हर उम्र में सेवा की जा सकती है और इस भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर साहब राजनीति के मैदान में अपना काम कर रहे हैं। हमारा अगला सवाल है डॉक्टर साहब, आप संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, संघ के पदाधिकारी रहे हैं। आपको डॉक्टर से विधायक बनाने में संघ की एक बड़ी भूमिका रही है। आपको संघ के पदाधिकारी होने का कितना फ़ायदा मिला आपके राजनीतिक जीवन में? संघ के पदाधिकारी हमको व्यक्तिगत रूप से जानते थे और हमारी छवि का जहाँ तक सवाल है, लोगों को इसका आभास था कि इस छपरा विधानसभा से डॉक्टर CN गुप्ता की उम्मीदवारी अगर भाजपा के रूप में हो तो वो जीतेंगे और ऐसा हुआ भी। लोगों का समर्थन मिला, हम जीते और अभी फील्ड में काम कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, उनकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त है। मैं कोशिश करता हूं जो भी हमारे पास आए उनकी समस्या को सुने और उचित परामर्श या उपाय उनको दे, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। जी, आप राजनीति में आए, छपरा के लोगों को एक नई उम्मीद जगी। आप एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग से हैं और लोगों को लगा कि आपके आने से छपरा का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन आज भी छपरा कई आधारभूत समस्याओं से ग्रसित है, जूझ रहा है। आपका निवास स्थान जहां है उसके ठीक सामने आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल जमाव से छपरा ग्रसित है, जाम की समस्या से ग्रसित है, नाले बजा रहे हैं। इन सारे समस्याओं के निजात के लिए सबसे पहले आप बताएं, जो कि जाम की समस्या से निजात के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? कैसे दिलाएंगे छपरा को इस समस्या से निजात? जाम की समस्या टेम्पररी है। बहुत हद तक जाम की समस्या का समाधान हो गया है बिशुनपुरा में फ्लाईओवर बन जाने से, और इधर न्यू बाईपास में रोड बन जाने से बहुत सी गाड़ियाँ मुकर्रा के नज़दीक होते हुए सिवान को निकल जाती है। हम समझते हैं कि 4 चक्की गाड़ी
शहर में प्रवेश नहीं करती है। केवल 2 चक्की गाड़ी और 4 चक्की गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ शहर में प्रवेश करती हैं। और लोगों के पास इतनी गाड़ियों की संख्या हो गई है, मोटरसाइकिल की संख्या कहिए या 4 चक्के छोटे गाड़ी की संख्या कहिए, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दिन रात उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम है कि रोड पर जाम लगा रहता है। लोगों को धैर्य नहीं होता है अपनी सीधी कतार में चलें, जाम पैदा ना करें। वो बगल के रास्ते से निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से जाम हो ही जाता है और लोगों को कठिनाई का सामना झेलना ही पड़ता है। जहाँ तक नाली का सवाल है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नगर निगम से। अभी कुछ दिन पहले तक, एक सप्ताह पहले तक सफाई कर्मी का हड़ताल नहीं था। उस समय सफाई का काम हो रहा था, नालियों की सफाई हो रही थी, लेकिन एक सप्ताह से ये काम अवरुद्ध है, जिसकी वजह से सफाई का काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि हड़ताल जल्द से जल्द टूट जाए, जिसकी वजह से शहरवासियों को, लोगों को इस काम से निजात मिल जाए। और पुनः सफाई पर हम लोग ध्यान रखेंगे। उनके सफाई कर्मी के बिना हम लोगों का काम नहीं चलेगा। सरकार इस पर उपाय कर रही है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाए, यही मेरी इच्छा है। डॉक्टर साहब, सफाई कर्मियों का हड़ताल तो अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, लेकिन जल जमाव की जो समस्या है वो हमेशा की है छपरा में। अभी थोड़ी दूर आगे भगवान बाजार में वो थाना रोड जो है वो लगातार पानी से भरा रहता है, और जितने भी उधर प्रतिष्ठान हैं वो उन सभी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों को परेशान होना पड़ता है, आने जाने वाले राहगीरों को परेशान होना पड़ता है। उसके लिए कोई उपाय आप क्यों नहीं करते? गुदरी बाज़ार जो कि इतना बड़ा मार्केट है, या फिर आगे चले जाइए दलदली बाज़ार, ये प्रभुनाथ नगर, ये सारे इलाके पानी से भरे रहते हैं। प्रभुनाथ नगर में तो नाव चलाने तक की नौबत आ जाती है। तो इन सारे मामलों के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? कैसे दिलाएंगे लोगों को इन समस्याओं से निजात? जहाँ तक शहर का सवाल है, नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है। और नगर निगम इतनी बड़ी संस्था है, उसके कर्मचारी इतने हैं, अधिकारी इतने हैं कि उन्हें इस विषय में काम करना चाहिए, ताकि लोगों की कठिनाइयाँ दूर कर सकें। जहाँ तक प्रभुनाथ नगर का सवाल है, वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, पंचायत क्षेत्र में आता है। वहाँ की समस्या अलग है। लोग घर तो बना लिए हैं, लेकिन नाली का निर्माण नहीं कराए, जिसकी वजह से पानी का जमाव लगा रहता है। इस पर माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी ध्यान दे रहे हैं। हम लोग भी बीच बीच में, हम लोग की दिशा की बैठक जब होती है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं और इस संबंध में बातें करते हैं। सरकारी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है, वो लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन जितना समुचित प्रयास होना चाहिए उतनी मात्रा में इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। निकट भविष्य में इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये आपकी कठिनाई जो बता रही हैं इसको दूर करें। आपको ज्ञात होगा, आज से 2 साल पहले थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद म्यूनिसिपल चौक पर और कलेक्ट्रेट में, ऑफिस में पानी का जमा हो जाता था। लेकिन पिछले 2 साल से आप मार्क कर रही होंगी कि ये घटना नहीं घट रही है। पानी हो रहा है, निकल जा रहा है। ये अचीवमेंट है। बुडको के द्वारा काम लगाया गया है, लेकिन राशि नहीं पर्याप्त मिलने की वजह से जितना काम होना चाहिए
वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। राशि पर्याप्त मिल जाएगी, काम पूरा हो जाएगा तो हम शहर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। हम इस बात को कामना करते हैं और हमें विश्वास है कि इस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। खनुआ नाले की सफाई को लेकर के कई व्यवसायियों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा, वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। तो इन बेरोजगार व्यवसायियों के को फिर से रोजगार दिया जाए, इसके लिए आपके तरफ से कोई पहल की जा रही है? जहाँ तक खनुआ नाला पर दुकान तोड़ने की बात हुई, दुकान टूटी है जिसकी वजह से जल जमाव जो शहर का होता था वो नहीं हो रहा है। जो दुकानें बनी थी वो इलीगल था। उस समय के प्रशासनिक सेवाएं लोग जो थे या पॉलिटिकल लोग थे, उन लोग का सूझबूझ समय के मुताबिक नहीं था, जिसका नतीजा हुआ कि नाली पर उन्होंने दुकान बना दिया। और नाली पर दुकान बन जाने से उसकी सफाई कैसे हो, ये बड़ी समस्या थी, आज भी समस्या है। अगर बीच बीच में नाली को तोड़कर सफाई का काम पूरा करें हम लोग, तो निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी। लोगों को कठिनाई होगी, सब फायदे नहीं हो सकेंगे। एक तरफ आप दुकानदारों को फ़ायदा देखिएगा, दूसरे तरफ शहरवासियों को देखिएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं हम लोगों को सहना पड़ेगा, कठिनाई का मुकाबला करना पड़ेगा, और जो सरकार निर्णय लेती है उसमें हम लोग को सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ तक खनुआ नाला का सवाल है, उसमें काम हो रहा है। आपको जानकारी होगी कि सुलिस गेट से लेके खनुआ नाला तक कुछ कारणों से ये केस कोर्ट में चला गया है, और जब तक कोर्ट से कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में इसके लिए धैर्य रखना ही पड़ेगा। यही जहाँ तक मेरा आकलन है, यही है। नाले की सब माना कि वो दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, नाले के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन आज तो जब ये दुकानें हटाई गई हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार तबाह हुआ है। शहर की सफाई को लेकर कई परिवार तबाह हो गए हैं और आज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उन परिवारों को आबाद करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास होने चाहिए। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और ये सारे परिवार आपके तरफ एक उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। और इस स्तर पर आपका प्रयास क्या है? कैसे करेंगे उन परिवार के लोगों को के तकलीफ़ों को दूर करने का क्या प्रयास करेंगे आप? इस संबंध में दिशा की बैठक में हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी उन दुकानदार भाइयों को लेकर। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन कार्य जो प्रगति में होना चाहिए वो प्रगति में नहीं हुआ है। जब कभी भी अब भविष्य में बैठक होगी, हम लोग इस बात को उठाएंगे, कार्य करने का प्रयास करेंगे ताकि उन लोगों को रोजी रोटी मिल सके और उनका काम चल सके। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल छपरा की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के बंद होने को लेकर के है। अभी आप देखते होंगे कि विगत कई महीनों से छपरा की सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं, शाम होते ही यहाँ अंधेरा फैल जाता है और स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। इन लाइटों को शुरू करवाने के लिए और छपरा की सड़कों से अंधेरा को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने इस संबंध में जो डबल ESL कंपनी है, जिनके माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है या पूर्व में किया गया था, उसके अधिकारी से मिलकर आश्वासन लेकर आज भी हमने उस संबंध में बात की है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर ये लाइट का काम बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। जहाँ तक स्टेशन का नज़दीक फ्लाईओवर में लाइट नहीं जलने का कारण है, उसको भी दूर किया जाएगा, ऐसा उनका आश्वासन है। मैं आश्वस्त करता हूँ यहाँ की जनता को
कि हमारा प्रयास सफल होगा और कुछ ही दिनों में छपरा शहर जगमग हो जाएगा। लाइट की जो कुव्यवस्था है वो अच्छी व्यवस्था में परिणत हो जाएगा। आपके विधान सभा का एक हिस्सा रिविलगंज भी है। रिविलगंज ऐतिहासिक और पौराणिक धरती रही है। कई पौराणिक स्थल यहाँ हैं, कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इनको पर्यटक स्थल में बदलने के लिए, इनके विकास के लिए आप कोई प्रयास क्यों नहीं करते? आप पिछले 2 टर्म से विधायक रहे हैं, लेकिन रिविलगंज पहले की जैसी स्थिति में ही है। जबकि अगर इसका विकास किया जाए तो ये पर्यटक स्थल के रूप में बदल सकता है। आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इस काम के प्रयास के लिए हमने व्यक्तिगत जो सचिव महोदय हैं, जो सिवान में डीएम रहे हैं और फिलहाल पटना में सचिव महोदय हैं, उनसे मिलकर, और जो मंत्री जी थे नारायण बाबू, उनसे मिलकर इसको रामायण सर्किट में जोड़ने का प्रयास किया है। लिखित भी उनके दे दिया गया है। हमको आश्वस्त भी किया गया है कि कुछ काम ऐसे किए जाएंगे रिविलगंज में जिससे वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। हम समझते हैं कि ये काम अगर पूरा हो जाता है, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, तो निश्चित ही रिविलगंज का कायाकल्प बदल जाएगा। वहाँ का धार्मिक स्थान जो है वो अच्छा लगने लगेगा, ये मेरा विश्वास है। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति को लेकर आए दिन विवाद होते हैं। इस विवाद को दूर करने के लिए, स्कूलों की स्थिति अच्छा करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? स्कूल और पढ़ाई लिखाई की जो संबंधित बातें हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन से संबंधित है। हम जहाँ के अध्यक्ष हैं, जिन स्कूलों के अध्यक्ष हैं, वहाँ के विकास फंड से प्रयास कर वहाँ का कायाकल्प बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको लोकमान्य तिलक गांधी चौक के करीब में जो स्कूल है, आप जाके देखेंगे, जो स्कूल ऐसे भी पानी से डूबा रहता था, आज काफ़ी अच्छा बन गया है। उसके कमरे भी बन गए हैं, बरामदा बन गए हैं, बैठने के लिए लोगों को, शिक्षकों के लिए जगह बन गई है, ऑफिस बन गए हैं, बहुत अच्छा हो गया है। हम समझते हैं कि आगे भी उसमें तरक्की होता रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और इसी तरह का प्रयास अन्य विद्यालयों के लिए भी हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगेगी। अब आपकी पार्टी सरकार से अलग हो गई है। पिछले दिनों जदयू और भाजपा का गठबंधन टूट गया है, तो अब आपको क्या लगता है, जो कि पार्टी के सरकार से अलग हो जाने के कारण आपको क्षेत्र में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? वोट जनता देती है और वो चुनाव अपने प्रतिनिधि का करता है। पार्टी का टूटना जुड़ना ये लगा हुआ है, आगे भी लगा रहेगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री के कार्यों की समीक्षा की जाए तो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो या उसके बाद का समय हो। आज भी माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता विश्व में 1 नंबर पर है और उनके हम लोग अनुयायी हैं। जिस तरह का मार्गदर्शन उनका मिलता है, पार्टी उसी ढंग से काम करती है। भविष्य में भी हम लोगों को अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे, लोगों के बीच में हम जाएंगे, उनके प्रयासों की चर्चा करेंगे। लोग इस मूड में हैं कि जो नीतीश जी ने किया है वो गलत किया है। उन पर विश्वास करके बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, बहुत दिन तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन वो
पलटू महाराज की तरह पलट गए हैं। कुछ अपनी छवि निखारने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके दिमाग में है कि हम प्रधानमंत्री बने। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता बहुत लोगों में होगी, लेकिन जो छवि हमारे प्रधानमंत्री की है वो छवि लाने में किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि सेवा के लिए उम्र कोई मतलब नहीं रखता, किसी भी उम्र में सेवा की जा सकती है। तो क्या आने वाले 2025 के चुनाव में भी आपको सेवा करने का अपना ये जज्बा जो है उसको जारी रखते हुए 2025 के चुनाव में फिर से इसी जोश के साथ जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में तो पार्टी के लिहाजन हम जाएंगे ही, कार्यकर्ता के नाते। ये सब बातें पार्टी के अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है, किसको टिकट देना है, किसका चुनाव करना है। ऐसी स्थिति में अपने विषय में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार है, वो अधिकार से हम लोग उससे वंचित नहीं करेंगे। जो जिम्मेवारी मिलेगी, जिस तरह की जिम्मेवारी मिलेगी, हम लोग उसका निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी जीते। कोई भी एमएलए यहाँ बने, लेकिन बीजेपी की जीत हो, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। आपको क्या जिम्मेदारी दी जाए ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन आप में अभी कितनी ऊर्जा बची है, आप अभी कितना ऊर्जावान महसूस करते हैं 2025 के चुनाव के लिए, ये तो आप तय करेंगे। आपने कहा है जो कि उम्र कोई मायना नहीं रखता सेवा के लिए, इसके लिए तो भावना की ज़रूरत है। तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2025 के चुनाव के लिए आपकी कितनी तैयारी है? अभी तैयारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम काम कर रहे हैं, रोज़ दिन जितना संभव होता है काम करते हैं। पार्टी को निर्णय लेना है किसको कैंडिडेट बनाना है, इस निर्णय में हम कहीं बाधक नहीं होंगे। न मेरी आकांक्षा है कि हम विधायक बने, ये मेरी आकांक्षा नहीं है। हम काम कर रहे हैं, अब पार्टी को सोचना है क्या करना है। उम्र भी पार्टी ने तय कर दिया है कि इससे ज़्यादा वर्ष के लोग पार्टी के अधिकारी नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारी आकांक्षा काम नहीं करेगी। पार्टी का निर्णय जो होगा उसको हमें मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गाँव के मंच पर आने के लिए, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए, आपका इतना कीमती वक्त गाँव न्यूज़ को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।